वेलकम बैक दोस्तों। आज हम भारत का संवैधानिक विकास लेकर के आए हुए हैं। इस क्लास में आपको हम पूरा भारत का संवैधानिक विकास समझाएंगे कि भारत का जो संविधान है, जो आज हम लोग उसे प्रयोग में लाते हैं, जो कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है। इस संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम तमाम जानकारियां आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं कि भारत का संविधान है वो बना कैसे। ठीक है, तो जो हमारा भारत का संविधान है, आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेज आए थे। कौन आए थे? अंग्रेज। और जो अंग्रेज आए थे उन लोगों ने भारतीयों को क्या किया? गुलाम बना लिया। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद इन लोगों ने भारत को गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद 1773 का एक अधिनियम आता है जिसको आप नाम देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अभी इस सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले आप देख लीजिए कि जो अंग्रेज थे ये उस समय जब आए थे अपने देश में, तो उस समय उनके देश की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था अंग्रेजों की महारानी का? एलिजा। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एलिजाबेथ प्रथम, क्या नाम था इनका? एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ प्रथम। ये जो एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने तो 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक चार्टर अधिनियम बनाया था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर कब? 1600 ईस्वी में। कब बनाया था? 1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पास किया था। उसके द्वारा इन्होंने अनुमति दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की जाए? स्थापना की जाए। क्या की जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाए। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप इसका नाम बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी जो स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी अनुमति से हुई? जो अनुमति दी ब्रिटेन की जो महारानी थी, ये महारानी जी हैं, है ना। आज भी हम लोग कभी कभी किसी को कटाक्ष बोलते, कहती है महारानी है है ना। ये जो महारानी है वहां की अंग्रेजों की, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने एक चार्टर पास किया, जो चार्टर बना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और इसके तहत एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। इतना तो आप सबको पता है, क्यों बताइए? इतनी बातें आप सभी को पता है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आती है व्यापारिक कंपनी बनकर के। क्या आती है? व्यापारिक कंपनी बन के भारत में आती है। इसमें कई सारे क्या होते हैं? निवेशक होते हैं, शेयरधारी होते हैं। जैसे आज भी आपके देश में कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। नाम सुना होगा आपने, शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। तो क्योंकि अंग्रेज लोग हम लोगों से ज्यादा विकसित हो चुके थे, ज्यादा उनके पास संसाधन थे, बहुत सारी चीजें थी उनके पास, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी कंपनी का क्या किया था? निर्माण किया हुआ था। उसमें सारे नियम कानून भी बनाए गए थे। तो ये कंपनी आपके देश में व्यापारिक बनकर आती है। तो आप जानते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने चतुराई से घुस दे करके विजय प्राप्त की थी। लेकिन उसके बाद जो आपका बक्सर का युद्ध है, कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने बाहुबल के दम पर क्या किया था? आपकी जो भारत की तत्कालीन शक्तियां थी, जिसमें सिराजुद्दौला था और मीर कासिम था, कई लोग जो थे, इन लोगों को उसने अवध का जो नवाब था इन सबको हरा दिया था। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी, आपको याद होगा 1765 ईस्वी में, 1764 में जो इलाहाबाद की संधि की गई। उसके बाद जो क्लाइव था, नाम आपने सुना होगा लॉर्ड क्लाइव का, है ना। जो क्लाइव थे उन्होंने भारत में शासन स्थापित किया, और जो शासन स्थापित किया उसमें दोहरा शासन स्थापित हुआ, द्वैध शासन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में द्वैध शासन कब स्थापित हुआ, ठीक है, स्वतंत्र भारत में कब स्थापित हुआ, केंद्र में कब हुआ, राज्यों में कब हुआ, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भी द्वैध शासन स्थापित किया गया था, वो कब हुआ? तो द्वैध शासन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ज्यादातर बच्चे इसे नहीं समझ पाते। उनको सिर्फ लगता है कि 1919 वाला अधिनियम पढ़ लें, है ना, उसी में द्वैध शासन है। ऐसा नहीं है, द्वैध शासन कई जगहों पर लगा हुआ है। तो द्वैध शासन क्यों और कैसे लगा? तो द्वैध शासन का परिणाम यह हुआ कि भारत में धीरे धीरे कानून बनाने की क्या हुई? प्रक्रिया आरंभ हुई। और जाके 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये एक्ट वास्तव में आपके लिए नहीं था बहुत विशेष तौर पे।
ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। कंपनी में समझ रहे भाई, जो कंपनी व्यापारिक कंपनी थी वो आई थी आपके देश में, व्यापार करते करते उसने क्या किया, देश में अपने प्रभाव को बढ़ा लिया, पूरे देश को गुलाम बना लिया। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि महारानी के अंडर में भाई उस देश का है, तो उस देश की जो महारानी उससे सर्वोच्च ही तो होंगी। तो वो महारानी ने ये सोचा कि इस कंपनी को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, उसके अधिकारों को क्या किया जाए, सीमित किया जाए, और साथ ही साथ एक अच्छा प्रशासन उपलब्ध करवाया जाए। उसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। भारत में वायसरायों की क्या की जाने लगी, नियुक्त की जाने लगी, जिसे आपको क्या कहते हैं, भारत का वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं, भारत का गवर्नर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हेसिटंगस को गवर्नर बनाया गया, और उसी के साथ साथ हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई, कानून व्यवस्था बनाया गया। मतलब यहां से धीरे धीरे आपका जो भारत है, यहां पर भी कानून व्यवस्था नाम की चीजें उत्पन्न हो गई। इसके पहले भी कानून व्यवस्था थी। जो हमारे राजा लोग थे वो क्षेत्रीय आधार पे अपने अपने राज्य में क्या करते थे, कानून का संचालन करते थे। बात समझिएगा, जो हमारे राजा लोग थे, जो रियासतें थी उस समय देश में, जैसे मुगल काल था, है ना, और तमाम जो वहाँ के मतलब मराठा लोग थे, और उधर कर्नाटक के जो नवाब थे, इन लोगों ने क्या किया था, अपने अपने क्षेत्र में शासन क्या किया था, स्थापना किया था, और बहुत प्रकार से कानून बना के शासन कर रहे थे। लेकिन एक अखिल भारतीय स्वरूप आपके देश में नहीं था। अखिल भारतीय स्वरूप जानते हैं ना, जैसे आजकल हमारे देश में संघ है, राज्यों का संघ है, अब पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, ये प्रणाली पहले भारत में नहीं थी। जहां तक जो विजय कर लिया वो क्षेत्र बदल गया, और बार बार लूट मार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। परिणाम स्वरूप आम आदमी को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जो लोग ऊंचे पदों पर थे, जो लोग सरकार के साथ रहते थे, राजा के साथ थे, उनको बहुत लाभ होता था, और गरीब लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो जब आपके देश में अंग्रेज आए तो इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन में संविधान का विकास बहुत पहले हो चुका था। परिणाम स्वरूप अगर किसी के पास अच्छाई होती है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई अच्छा दोस्त है आपका, उसकी अच्छाई आपको क्या होती है, कुछ ना कुछ प्रभावित कर ही जाती है, नहीं करती है। आप ही हैं, अगर आपके पास अच्छाई है तो आपका अगर कोई मित्र है, तो जाहिर सी बात है उस मित्र की अच्छाई आपको क्या होती है, मिल जाती है। मिलती कि नहीं मिलती। और वहीं पर आपका मित्र शराबी है, डकैती करता है, लूट मार करता है, अगर आप उसके साथ रहोगे भी तो भी आपको झूठे आरोप में भी जेल भेज जाना पड़ सकता है। समझ गए, सिर्फ उसके साथ अगर आप खड़े हो तो भी पुलिस पकड़ लेगी कि तुम उसके साथ रहते हो, बताओ उसने मर्डर किया, कुछ किया होगा, तुम भी उसमें शामिल थे। इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोगों से संबंध रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, है ना, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग। तो कुल मिला के जो अंग्रेज आए हमारे देश में, वो लोग हमारे लिए क्या दिए, संविधान की जो चीजें हैं उसको प्रशस्त किए। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, आप देखेंगे कि लॉर्ड मैकाले का नाम आएगा 1935 के आसपास, है ना। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा का घोषणा पत्र है, उसके बाद हंटर शिक्षा कमीशन, बहुत सारे कमीशन आएंगे, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर ढंग से आपका संविधान का क्या होता जाएगा, विकास होता जाएगा। और अंतोगत्वा 1935 का जो अधिनियम है, जिसे भारत सरकार का अधिनियम कहते हैं, उस अधिनियम का निर्माण होगा। और जो हमारा भारतीय संविधान है वर्तमान का, उसका 70% भाग आपके 1937 के अधिनियम से क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। ये तमाम चीजें होंगी। अभी मैं इसका पूरा आपको विवरण दिखाता हूं, मैंने नोट बनाया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा, कैसे होगा, सारी चीजें आप डिटेल में जानेंगे। और यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आप एग्जाम में किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। और किसी भी एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, खासकर यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में। कुछ बातें स्पष्ट हुई आपको? क्यों भाई? क्योंकि देखो लेक्चर थोड़ा सीरियस इसलिए आपको लगा क्योंकि ये कहानी है, स्टोरी है, आपको स्टोरी को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टोरी नहीं जानोगे, हालांकि मैं सब कुछ लिखाऊंगा बताऊंगा, तो स्टोरी अपने आप आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को समझने से पहले कुछ उसका बैकग्राउंड, कुछ उसकी कहानी को जानते रहो, तभी आप अपने संविधान के विकास को समझ पाओगे कि आखिर कितनी लड़ाइयों के बाद, कितने संघर्षों के बाद आपके देश में एक प्यारा सा, दुलारा सा आपका संविधान आपके समक्ष है। और आज आप जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका पे हमें गर्व है, क्योंकि अगर हमारे देश में कभी भी कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुमको न्यायालय में देख लूंगा, चलो तुम कितने बड़े वो हो, किस किस सच्चाई पे हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ते हैं।
और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई बहुत गलत फैसला नहीं दिया हुआ है ना? जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं पर भी मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला होता है तो लगभग-लगभग 99% लोग क्या होते हैं उस फैसले से संतुष्ट ही होते हैं। छोटे न्यायालयों की बात आप छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ उस उच्च स्तर का न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मैं न्याय व्यवस्था का क्या हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। पूरे देश की इस न्याय व्यवस्था का सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। तो आज आपको ये जान लेना है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, है ना? उसके क्या-क्या अधिकार थे, क्या-क्या प्रावधान थे। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको पूरे संविधान की मिल जाएगी। ठीक है? क्लियर है भाई? बताइए आप लोग, यहाँ तक बातें समझ में आ गई सबको? तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे संवैधानिक इतिहास में, विकास में कौन-कौन से मोड़ कहाँ पे आए और उसे आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है? चलिए, देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, उस संवैधानिक विकास का सूत्रपात कब हुआ? एलिजाबेथ प्रथम के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर था, जिसका नाम क्या था? चार्टर का नाम था 1600 ईस्वी का राजलेख। इनके जो चार्टर का नाम था उस समय का, इसको कहा जाता है 1600 ईस्वी का राजलेख। चार्टर का मतलब होता है राजलेख, समझ गए आप? राजलेख। इस राजलेख के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी बनकर के भारत में आई व्यापार करने। जब उसने देखा कि भारत में तो शासन स्थापित किया जा सकता है, यहाँ पे तो आपसी फूट है और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपना शासन चला सकते हैं। इसी का फायदा उठाने के चक्कर में अंग्रेजों ने भारत को 200 वर्षों के लिए क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। समझ गए? तो इसके बाद अब जो संवैधानिक विकास हमारा टॉपिक है, तो संवैधानिक विकास में ये चीजें आती हैं। आप देखिए सारी चीजें दिख रही है आपको? अभी मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ, फिर एक-एक करके सारी हेडिंग को मैं आपको नोट करवाऊंगा। तो सबसे पहले आता है 1600 ईस्वी का राजलेख। दिखा आपको स्क्रीन पे? सबको दिख रहा है? 1600 ईस्वी का राजलेख आएगा सबसे पहले, 1600 ईस्वी का राजलेख। इस राजलेख द्वारा क्या होता है? इस राजलेख द्वारा कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है? इसके बाद फिर आपका आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले भारत में संवैधानिक मतलब विकास का क्या होता है? सूत्रपात होता है। आपके देश में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। आपके देश में गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसमें संशोधन होता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, 1781 में आता है। फिर इसके बाद एक अधिनियम आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो 1784 में आता है। कई बार तो एग्जाम में मात्र आपसे यही पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया। तो ये सारी चीज आप बहुत आसानी से बता सकते हो। इसके बाद आएगा 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। ये जो चार्टर अधिनियम है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला आया 1773 में, दूसरा 20 साल बाद आएगा 1793 में, उसके 20 साल बाद आएगा 1813 में, उसके 20 साल बाद कितने पाएगा? 1833 में। उसके बाद कब आएगा? 1853 में। ये चार्टर अधिनियम अंतिम होता है 1853 वाला। उसके बाद फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद ये एक ही अधिनियम है, क्योंकि 1700 आपको पता है 1857 में क्या होता है? विद्रोह होता है कि नहीं होता भारत में। उस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लगता है कि यहाँ पे व्यवस्था बदलनी चाहिए। उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो आपकी मतलब सरकार है ब्रिटेन की, वो एक अधिनियम पारित करती है। नाम उसका होता है भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद जो आपके देश में संविधान का सूत्रपात होता है, उसमें आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वो दिया जाता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 से। उसके बाद 1873 में एक अधिनियम और लाया जाता है, शाही उपाधि अधिनियम, आपका 1876 में आता है। इसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण अधिनियम अगला है, जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो ये है भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा अधिनियम? भारत परिषद अधिनियम 1892। समझिएगा बात आप, 1892। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें आपका राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया जाता है। फिर इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर इसके बाद आता है 1937 का प्रांतीय चुनाव। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा भारत का वर्तमान संविधान है, उसका 70% भाग कहां से लिया गया है? वर्तमान संविधान का 70% भाग इसी अधिनियम से लिया गया, 1935 वाला। उसके बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, कांग्रेस कुछ राज्यों में चुनाव बनाती है, ये मतलब सरकार बनाती है, ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है?
कई सारे मिशन आते हैं, भारत आजादी की तरफ बढ़ता है बहुत तीव्रता से, तो जब आजादी की तरफ बढ़ता है तो उसमें क्रिप्स मिशन आता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, माउंटबेटन योजना आती है, बेबल योजना आती है, शिमला समझौता होता है, संविधान का निर्माण होता है, कैबिनेट मिशन आता है, फिर उसके बाद संविधान सभा का गठन होता है, संविधान फिर लागू होता है ना, और अंतोगत्वा आपको 1947 में जाकर के आपका देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है, और आपको अपना संविधान मिल जाता है, जो कि 26 नवंबर 1949 से क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 तो इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। इसको मनाए जाने का कारण और भी है, क्योंकि जो रावी के तट पे 1930 में 31 में अधिनियम वो हुआ था, अधिवेशन, उसका भी एक यहाँ पे प्रभाव होता है। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखिए कि आपका जो संवैधानिक विकास है, जो यहाँ पे टॉपिक आपको मैं दिखा रहा हूँ, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं बहुत विस्तार से। क्यों जी, टॉपिक कम है? बोलिए। अब आप एक चीज जान लीजिए, जी हाँ, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे पेज का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आपके पास ये रहेगा ना, आप इसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। नोट करने से फायदा ये होगा कि जब ये पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे आपको, तो पढ़ाने के बाद आप करिएगा क्या, इसको, इस स्क्रीनशॉट को आप देखिएगा कि 1600 ईस्वी का राजलेख पढ़िएगा, सोचिएगा कि उसमें सर ने हमको क्या क्या पढ़ाया, सिर्फ हेडिंग देखिएगा, सोचिएगा। तो उसके बाद 1773 का अधिनियम आएगा, फिर उसको देखिएगा, सोचिएगा कि 1773 के अधिनियम में क्या क्या चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें आ रही हैं, उसको पूरा विस्तार से ए टू जेड सोचिएगा, पूरा क्या करिए, पूरा पूरा आप सोचिए। अगर आपके दिमाग में उसका नाम लेते ही वो कहानी चालू हो जा रही है, पूरी बातें, इसका मतलब वो टॉपिक आपका तैयार हुआ है। और यदि वो कहानी नहीं चल पा रही है, नहीं पता है कि उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका तैयार नहीं है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो जी बताइए, अगर किसी वर्ष का नाम लिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, किसके द्वारा पारित किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, अगर ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाती है, इसका मतलब है कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पता है। क्यों जी? और जो मैं ये चार्ट आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे जो चार्ट आपको शो रहा है, अगर ये पूरा चार्ट आप क्या करते हो, उसको देख करके एक एक पॉइंट के बारे में आपके दिमाग में स्टोरी चल जाती है, का मतलब है कि आपको भारत का संवैधानिक विकास क्या है पता है। फिर अगर ये चीज आपकी हो पाएगी, तो आप ये कमांड करेंगे कि भारत के संवैधानिक इतिहास से आने वाले किसी भी प्रश्न को हम गलत नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप? एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे कि भारत के संवैधानिक विकास से आने वाला कोई प्रश्न मेरा गलत नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आप बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, और हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप उसका उत्तर देंगे, तब ये चीजें आपको आ पाएंगे। बोलिए भाई, प्रोसेस सही है, तरीका सही है मेरा आपको समझाने का? जी हाँ, तो आप लोग तैयार हैं? तो सबसे पहला अब देखिए, अब संविधान होता क्या है, पहली बात अगर आपसे कह दिया कि संविधान क्या होता है, बताइए भाई। संविधान पढ़ने से निकले हो, संवैधानिक विकास, तो पहले संविधान जान लो। संविधान का मतलब क्या? सम हो विधान, विधान का मतलब होता नियम, सम का मतलब होता बराबर। अगर किसी देश काल में, किसी परिक्षेत्र में कोई एक समान नियम सबके ऊपर लागू होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जो संविधान होता है वो कल्याणकारी राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है, लोगों का कल्याण करवाता है, लोगों को समानता का अधिकार देता है, बहुत सारे मूल अधिकार आपको मिलते हैं, जैसे आपके यहाँ भी मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक अधिकार, तमाम अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है कि नहीं आपके? जीवन जीने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, ये सब अधिकार आपको किसने दिया है? संविधान ने दिया है। अगर अगर संविधान ना होता तो आप इन अधिकारों से वंचित रहते। जो व्यक्ति समाज में सबल होता, ताकतवर होता, वो क्या करता? क्या करता बताइए? आपको गुलाम बना लेता, आपका शोषण करता। आज भी आप देखिए,
जो गरीब तबके हैं, जो संविधान के बारे में नहीं जानते, जिनके पास कानूनी सहायता नहीं उपलब्ध है, लोग उनका शोषण कर देते हैं। करते कि नहीं करते बताइए? आज भी आप समाज में देखते हैं, करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व लाए गए हैं, संविधान में शामिल किए गए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या भारत सरकार है, वो क्या करेगी, इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करेगी। जैसे महिला और पुरुष में बराबरी लाने का अधिकार, ऐसे तमाम चीजें हैं जो संविधान के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब संविधान का मतलब सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। किसका अधिकार दिया जाएगा? बराबरी का अधिकार। न तो कोई जाति होगी, न तो कोई पात होगा, न तो कोई पंथ होगा। तमाम चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज बताऊंगा, है ना। और आप इस क्लास को करने के बाद संविधान के क्या हो जाएंगे, मर्मज्ञ जरूर हो जाएंगे। और मेरा दावा है, अगर आप मेरी पूरी बात सुनोगे, पढ़ोगे, मेरी बात मानोगे, तो एग्जाम में जो 20-22 क्वेश्चन आता है संविधान से, वो आपका गलत नहीं होगा। और इस कोर्स की फीस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मात्र 2000 रुपए रखी गई है, जो कि बहुत कम है। अगर आप मार्केट में बुक खरीदने जाओगे तो आपको 800, 600, 800 इस प्रकार से किताबें मिलती हैं, एक एक किताब। और मैं यहाँ पर कई किताबों का निचोड़ आपको क्या कर दूंगा, प्रदान कर दूंगा, पूरे एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, चलिए अब आपको हेडिंग बनाना है। देखो भाई, दीपावली वाले पटाखा दगा रहे हैं बगल में। अब आपको हेडिंग बनाना है संविधान। पहले आप संविधान हेडिंग बना लीजिए, छोटी सी हेडिंग, उसके बारे में लिखवा दूं मैं आपको कि संविधान आखिर क्या है। लिखिए, संविधान। आपकी जो मुख्य हेडिंग है मैंने आपको दिखाई है कि मुख्य हेडिंग है संवैधानिक विकास, लेकिन संविधान क्या है थोड़ा सा आप इसे भी जान लीजिए। लिखिए, संविधान किसी देश में, संविधान किसी देश में, संविधान किसी देश में अवस्थित, या किसी देश का, देश में अवस्थित न करिए, संविधान किसी देश का वह वैधानिक दस्तावेज होता है, संविधान किसी देश का वह वैधानिक दस्तावेज होता है जो जो उस देश के नागरिकों को, जो उस देश के नागरिकों को, जो उस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता, जो उस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता, विश्वास, स्वतंत्रता, विश्वास तथा तथा अन्य प्रकार की आकांक्षाओं को, तथा अन्य प्रकार की आकांक्षाओं को, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तथा अन्य प्रकार की आकांक्षाओं को, अन्य प्रकार की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, अन्य प्रकार की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, अन्य प्रकार की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, तथा 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 उसे, तथा उसे कानून के द्वारा, तथा उसे कानून के द्वारा पूरा किया जाता है, तथा उसे कानून के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक, ये आपकी थोड़ी सी जानकारी हमने दे दी, किसके बारे में, ये संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रोड छाप लड़के हैं सड़क के बगल में, वो क्या कर रहे हैं, पटाखा दगा रहे हैं। और ऐसे बच्चों को रोका भी नहीं जा सकता, क्यों जी, जो गली में घूमते हैं। ठीक, फिलहाल दीपावली का एहसास आपको हो रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ, धर्म खतरे में आ जाएगा। कोई बात नहीं है, हम किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते, है ना। क्योंकि धार्मिक टिप्पणी जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा काम है आपको शिक्षित करना, ज्ञान प्रदान करना, और उस ज्ञान के आधार पर आपको क्या निर्णय लेना है, ये आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि हमारा संविधान आपको क्या देता है, स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि नहीं देता, बोलिए। जी हाँ, जी हाँ, तो आगे लिखिए, भारत का संवैधानिक विकास, ये आपकी हेडिंग है, मुख्य हेडिंग।
तो आप चाहे तो फिर से लिख लीजिए, भारत का संवैधानिक विकास। लिखिए, हेडिंग बना लीजिए एक बार फिर से, भारत का संवैधानिक विकास। क्योंकि भारत का संवैधानिक विकास तो चैप्टर का नाम था, आप हेडिंग बना के उसको लिखिए, भारत का संवैधानिक विकास। लिखिए, भारत का संवैधानिक विकास। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, आपको इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, यहाँ पे देखो, मैंने हेडिंग पहले से बना रखा है, भारत का संवैधानिक विकास। प्रस्तावना तो आगे बढ़ाएंगे ना, जब संविधान पढ़ाएंगे तो अभी तो विकास पहले तो कर तो लीजिए। प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब आपको आगे बढ़ाया जाएगा पूरे विस्तार से, समझ रहे ना उसकी चिंता। अभी तो आप अभी तो पहले आप हिस्ट्री तो जानो उसका, कि बना कैसे संविधान। देखिए, तो जो भारत के संविधान का जो विकास हुआ है वो दो चरणों में हुआ है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। किस अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। कब से कब तक था जरा बताइए तो? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। 1600 से 1757 तक, 1757 तक था। बताइए, आप लोग ऐसे आंसर देंगे? अब देख लो। जी हाँ, 1600 से 1858 तक। लेकिन अगर संवैधानिक दस्तावेजों के आधार पर देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था मुख्य रूप से 1773 से लेकर के कब तक था? 1800 1858 तक था। जब 1857 का विद्रोह होता है तो कंपनी को क्या कर दिया जाता है, उसके शासन को ले लिया जाता है और शासन जो है भारत का सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला जाता है। ये समझे? जो कंपनी शासन चला रही थी आपके देश पे, वो शासन चला जाता है ब्रिटेन की महारानी के हाथों में। और फिर 1858 से लेकर के 1947 के अधिनियम तक आपके संविधान का विकास महारानी या ब्रिटेन का जो क्राउन है, जो सत्ता है, जो राजवंश है, उसके अधीन आपका क्या होता है? आपके संविधान का विकास होता है। तो बातें समझ गए होंगे। देखिए, मैंने स्क्रीन पे यही चीज लिखा हुआ है, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, मैं उसको नोट डाउन कर रहा हूँ आपको, जिससे कोई समस्या ना। जो भारत के संविधान का विकास हुआ है वो दो चरणों में हुआ। किस चरण में हुआ? दो चरण में। दो चरण आपको दिख रहे होंगे नीचे। पहला चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। इनका शासन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 1600 में शासन स्थापित कर नहीं पाए थे। इनका शासन का स्थापना अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो बक्सर के युद्ध से होता है, और उससे बड़े स्तर पर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो इनकी स्थापना होती है, इनके शासन का वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। यही तो होता है। 1773 से इनका शासन चलता है। कहां तक कंपनी का शासन चलता है? 1858 के अधिनियम के, जी 1858 तक चलता है। इसको हम कहते हैं कंपनी का शासन। क्या कहते हैं? कंपनी का शासन। यहां तक इसका शासन चलता है। इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद 1858 से लेकर के, कहां से लेकर के? 1858 से लेकर के 1947 तक। कब भाई? 1947 तक जो शासन होता है वो होता है ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत। मतलब जो ब्रिटेन के राजा थे, वहां का जो राजवंश था, वहां की जो संसद है, ब्रिटिश संसद, आप इसे कह सकते हैं ब्रिटेन की संसद, है ना? क्योंकि सत्ता वहां पे राजवंश भले है, बशर्ते वहां पे सत्ता किसके हाथों में है? संसद के हाथों में है। तो ब्रिटेन की जो संसद है उसके हाथों में हमारा चला जाता है क्या? संविधान का विकास, और तमाम कानून अधिनियम हमारे देश में बनाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे हमारा क्या होता है? हमारे संविधान का विकास भी होता है। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंतर्गत, इसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत, इसे पढ़ेंगे। इन सारी चीजों में जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे जो अधिनियम है, ये सारी जो चीजें हैं, आपको क्या हो जाएंगी? इसी में समाहित होकर आ जाएंगी। और परिणाम स्वरूप आप क्या कर जाएंगे? भारत के संपूर्ण संवैधानिक इतिहास को समझ जाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्यों भाई? आ गई? तो हेडिंग, जी हाँ, हेडिंग आपने बना रखा होगा। हेडिंग क्या बनाया है? हेडिंग आपने बनाया हुआ है कि भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, तो जरा लिखिए इसके बारे में। भारत के संवैधानिक विकास को, देखिए सब लोग, भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित किया जाता है।
नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। ये हेडिंग हो गई आपकी, इसमें थोड़ा 2 लाइन आपको लिखना है, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। लिखिए 2 लाइन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मुख्य रूप से, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मुख्य रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मुख्य रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 के 1858 के भारत परिषद या भारत सरकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 के भारत सरकार अधिनियम तक माना जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 के भारत सरकार अधिनियम तक माना जाता है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कहां से कहां तक है। देखिए स्क्रीन पर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। सब कुछ दिख रहा सबको स्क्रीन पे। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन कब से कब तक था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो मुख्य रूप से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कंपनी तो बनती है 1600 ईस्वी में, लेकिन उसके पहले व्यापारिक भूमिका में होती है, बहुत ज्यादा प्रभाव शासन पे नहीं होता है। और ये कब तक चलता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 तक चलता है। और इसके बीच में कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख और 1853 का राजलेख। ये राजलेख जो आता है ब्रिटेन के गवर्नमेंट के द्वारा ही आता है, लेकिन शासन कौन करता है आपके देश में, शासन करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन करती है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको लागू करवाती है, मतलब विकास करवाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ गए आप, ठीक। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो संवैधानिक विकास होता है आपके देश में 1773 से लेकर कहां तक होता है, 1858 तक होता है। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद 1858 से लेकर के कहां तक, 1858 से लेकर के आपके भारत सरकार अधिनियम या भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो है आपका 1947, यहां तक का जो हिस्सा है इसको कौन करता है, ब्रिटेन की संसद लेती है। कौन लेता है, ब्रिटेन की संसद, की संसद। ये भाग किसके पास होता है, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद। क्यों भाई, बात समझ में आई आप लोगों को, बोलिए। मतलब जो ये विकास हो रहा है ना, कहां से कहां तक हो रहा है, 1773 से 1858 तक का जो हिस्सा है वो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से में। और आपके 1858 से लेकर के 1947 का जो हिस्सा आता है वो ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत आता है। तब भारत में वायसराय की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तब आप नहीं कहते भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, पढ़ते नहीं पढ़ते, तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो इस चीज की शुरुआत जो होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब नंबर 2 लिखिए, क्योंकि आपके देखिए स्क्रीन पर नंबर 2 भी है। नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में था ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत शासन, ब्रिटेन के सरकार के शासन के अंतर्गत, ब्रिटेन के सरकार के शासन के अंतर्गत। ये आप नंबर 2 पे हेडिंग बना लीजिए, इसमें लिखिए ब्रिटेन के सरकार के शासन के अंतर्गत शासन, ब्रिटेन के सरकार के शासन के अंतर्गत विकास। देखिए
बोले, देखिए इसमें ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत, ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास 1858 के भारत सरकार अधिनियम से लेकर 1858 के भारत सरकार अधिनियम से लेकर ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत भारत के संविधान का विकास 1858 के भारत सरकार अधिनियम से लेकर 1858 के भारत सरकार अधिनियम से लेकर 1947 के 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक होता है। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक होता है। 1947 तक के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक होता है। उन्नीस के भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक होता है। मतलब हमारा ये हुआ कि जो हमारे संविधान का विकास होगा उसके कितने चरण होंगे? हमारे संविधान के विकास के 2 चरण होंगे। स्क्रीन पे आप देखिए, उसमें पहला चरण क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसके अंतर्गत। दूसरा चरण क्या है? जो ब्रिटेन का शासन है उसके अंतर्गत। क्यों भाई, बात समझ में आई? और इसके लिए मैंने आपको दिखा भी दिया है, स्क्रीन पे देख लीजिए आप। मैंने यहाँ पे क्लियर भी किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहां से कहां तक होगा और ब्रिटेन की संसद का शासन कहां से कहां तक होगा। देखिए लिखा भी हुआ है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप चीजों को अपने कॉपी में अगर जगह छोड़ते हैं आप तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको चीजें क्लियर कट रहेंगी आपके दिमाग में कि आपको संवैधानिक विकास में इन चीजों का अध्ययन करना है। क्लियर हो गई बात आप सभी को? स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, ये आपका हेडिंग चल ही रहा है। तो चलिए संवैधानिक विकास को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले संवैधानिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर। हेडिंग बनाइए, 1600 ईस्वी का राजलेख, 1600 ईस्वी का राजलेख ब्रैकेट में चार्टर, 1600 ईस्वी का राजलेख ब्रैकेट में चार्टर। बन गई हेडिंग आपकी? क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको जानकारी दी थी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो ब्रिटेन की महारानी थी, नाम क्या था उनका? एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने क्या किया था? एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, एक कानून बनाया था और उस कानून के कारण ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया गया? गठन किया गया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। किसके साथ बनाई गई थी? पूर्वी देश। पूर्वी देश में भारत भी आता है और भी तमाम द्वीप और देश आते हैं, के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। और इसमें निदेशक मंडल बनाया गया था, शेयर होल्डर्स थे, तमाम चीजें थी जिसका मैं विवरण आपको क्या करने वाला हूं? देने वाला हूं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जिस कंपनी ने आपको 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा, आखिर उसकी स्थापना कैसे हुई थी, आखिर उसमें ऐसी कौन सी बातें थी जो आपके देश के पास नहीं था और आपका देश क्या हो गया? उनके हाथों गुलाम बन गया। ठीक है, तो चलिए लिखिए, लिखिए 1600 ईस्वी का राजलेख चार्टर आपकी हेडिंग है, इसमें लिखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा, सबको नोट करना भाई, बिना नोट किए काम नहीं चलेगा। इस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक का पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक का व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। 15 वर्षों तक का व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, तो इसको 15 वर्ष का अधिकार मिला था इस कंपनी को शुरुआत में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे आप लोग आज वर्तमान में कोई कंपनी बनाते कुछ करते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ समय का मौका देती है कि आप इतने समय तक ये काम करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आई तो ये कार्यकाल क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोग लाइसेंस बनवाते हैं अपने बाइक का, बनवाते हैं ना, जाते हैं ना वो ड्राइविंग लाइसेंस डीएल बनवाते हैं, क्या डीएल आपका आजीवन बन जाता है क्या? डीएल आपका आजीवन नहीं बनता, कुछ उसकी वैलिडिटी होती है। उसका तात्पर्य ये होता है कि आप अगर सही से ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट नहीं करते बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, तो आपका लाइसेंस आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप 10 साल का लाइसेंस मिला आपको और 10 साल में आपने 100 मर्डर कर दिया इसके एक्सीडेंट करके, 2-4 गाड़ियां जला दी, तो आपका क्या होगा, लाइसेंस फिर नहीं बनेगा। आपसे कहा जाएगा कि अब आप गाड़ी चलाने योग्य नहीं हो। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इस 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का अधिकार दिया गया, इसको 15 वर्षों का अधिकार दिया गया। नए लाइन्स लिखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 भागीदार थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 भागीदार थे। 217 भागीदार थे, जिनकी कुल पूंजी 30,133। कुल 217 भागीदार थे, जिनकी कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी। 30,133 पाउंड थी। मतलब समझ में आया? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें जो पूंजी लगी थी कंपनी बनाने में, कितने लोगों ने लगाया पूंजी? 217 लोगों ने इसमें पूंजी लगाया। सोचो कितना कम पूंजी लगाए थे लोग कंपनी बनाने में। जैसे अगर हम ही लोग एक कंपनी का स्थापना करें, जितने लोग यहाँ पे हैं, आपसे कह दिया जाए कि चलिए हम लोग कोई एक बिजनेस चलाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, और सब लोग कुछ पैसा दीजिए, शेयर दीजिए, और सबको लाभ बराबर मिलेगा, जो लाभ हानि आएगा। और आप लोग अगर एग्रीमेंट करके क्या करते हो, कंपनी में पैसा लगाते हो, लाभ हानि उसका देखते हो, तो आप शेयर होल्डर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। और फिर ये जो शेयर होल्डर होंगे, जिसको आप लॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर आगे बोलेंगे, ये लोग क्या करेंगे, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर देंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सारी चीजें से नाम से आप जानेंगे आगे चलकर, जो कि हमारे कंपनी का शासन संभालेंगे। ठीक है, जो ब्रिटेन में शासन संभालेंगे, और उसके नुमाइंदे कहाँ संभालेंगे, भारत में जाके संभालेंगे। इस प्रकार से आपके देश में 2 शासन चलेगा, एक कंपनी के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो कि ब्रिटेन में बैठे हैं लोग, और उनके जो नुमाइंदे, उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो राज्यपाल हैं, वो कहाँ पे हैं, आपके देश में आकर, जिसे गवर्नर जनरल आप कहेंगे, वो लोग शासन भारत में चलाएंगे। मतलब आर्डर मिलेगा ब्रिटेन से, कार्य कहाँ पे होगा, गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत में। इस प्रकार से आपके देश में द्वैध शासन क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। बात समझ में आई बात?
चलिए आगे नोट करिए, आगे लिखिए। इस कंपनी का सारा प्रशासन, इस कंपनी का प्रशासन या सारा प्रशासन जो भी लिख सकते हैं आप, इस कंपनी का प्रशासन, इस कंपनी का प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। इस कंपनी का प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, एक परिषद को सौंपा गया, जिसके शीर्ष पर, एक परिषद को सौंपा गया जिसके शीर्ष पर गवर्नर एवं उप गवर्नर होते थे, जिसके शीर्ष पर गवर्नर एवं उप गवर्नर होते थे, जिसके शीर्ष पर गवर्नर एवं उप गवर्नर होते थे, तथा 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 इस परिषद में 24 अन्य सदस्य भी होते थे, तथा इस परिषद में 24 अन्य सदस्य होते थे, जिसे 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 गवर्नर और उसकी परिषद के नाम से जाना जाता था, जिसे गवर्नर और उसकी परिषद के नाम से जाना जाता था, जिसे गवर्नर और उसकी परिषद के नाम से जाना जाता था। बात ध्यान से समझिए हमारी सब लोग। इसमें समझने की बात यह है कि जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया गया, स्थापना किया गया 1600 ईस्वी में। उस कंपनी में 217 क्या थे, भागीदार थे, शेयर होल्डर्स थे। उन 217 लोगों में चुनाव हुआ और वहां पर एक कमेटी बनाई गई, परिषद बनाया गया। परिषद समझते हो ना, लोगों का समूह उसमें से लिया गया नेतृत्व करने के लिए। जो परिषद बनाया गया उसमें परिषद में 26 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 26, जिसमें एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था और 24 क्या थे, सामान्य सदस्य थे। समझ गए? ये जो 24 सामान्य सदस्य थे और उसके ऊपर गवर्नर, उसके ऊपर उप गवर्नर, मतलब इस ऊपर सबसे शीर्ष पे होते थे गवर्नर, उसके बाद उप गवर्नर, जैसे आजकल नहीं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री होता है, और बाकी उसके संसद सांसद होते हैं। समझ गए? उसी प्रकार से जो इनकी परिषद थी उसमें जो बनाई गई थी उसमें 26 सदस्य थे, जिसमें गवर्नर शीर्ष पे, उसके बाद उप गवर्नर, उसके बाद 24 अन्य सदस्य थे, जो लोग संपूर्ण कंपनी का प्रशासन क्या कर रहे थे, संभाल रहे थे, सारी दिक्कतों को सलूशन दे रहे थे। कहां से बैठकर? ब्रिटेन में बैठकर। ठीक, जी हाँ, आगे लिखिए। जिसे आगे चल करके जिसे आगे चल करके जिसे आगे चल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल के नाम से जाना गया। जिसे आगे चल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये शब्द बार बार आएगा आपके में टॉपिक में, जिसे आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। जिसे आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, जब अंग्रेज लोग भारत में आए और इन लोगों ने क्या किया, कुछ भागों पर सत्ता स्थापित कर ली। तो जब सत्ता स्थापित कर ली तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जिसे आप क्या कहेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसे निदेशक मंडल कहेंगे, उस निदेशक मंडल ने महारानी से फिर आग्रह किया, कहा कि महारानी जी, हम लोगों ने कुछ राज्य क्षेत्र जीत लिया है, वहां कानून बनाने के लिए, तमाम चीजें करने के लिए हमको क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। इसके लिए 1726 ईस्वी में एक क्या पारित होता है, राजलेख पारित होता है। तो हेडिंग बना लीजिए, 1726 का राजलेख या चार्टर एक्ट, 1726 का चार्टर एक्ट। सत्रह सौ छब्बीस का राजलेख, 26 1726 का राजलेख। ये ज्यादातर बुकों में नहीं दिया रहता है, लेकिन ये हमारे संविधान के विकास में महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको लिखवा दे रहा हूं। 1726 का राजलेख। ठीक, नहीं पढ़े टेंशन ना लो, हम बता देते हैं। लिखिए,
1726 के राजलेख के द्वारा 1726 के राजलेख के द्वारा कलकत्ता 1726 के राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई, अब मुंबई हो गया, पहले बंबई था। 1726 के राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। विधि बनाने का, विधि मतलब कानून, विधि बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर। 1726 के राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर हो गया सबको? सुनाई पड़ गया? जी हाँ, के प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को, क्योंकि यहाँ की जो प्रेसिडेंसी थी, है ना, तो वहां पर राज्यपाल का क्या किया गया था, पद बनाया गया था, उनका परिषद बनाया गया था। उसके आधार पे भारत में शासन की व्यवस्था अंग्रेजों ने कर दी थी। तो पहले जो कानून बनता था, जो अधिकार मिलता था कानून बनाने का, वो ब्रिटेन से बनता था। अब पता लगा कोई प्रॉब्लम हो गया तो ब्रिटेन में उस समय जाने के लिए 6 महीने लगते थे, एरोप्लेन तो था नहीं उस समय, जहाज से जाते थे पानी वाले, तो समस्या ज्यादा होती थी। इसके लिए वजह से 1726 में क्या दिया गया, एक चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिससे कलकत्ता, बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, उसके जो राज्यपाल हैं, वो लोग क्या बनाने लग गए, कानून बनाने लग गए। क्लियर हो गई बात हमारी आपको? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कब ये कानून बनाना शुरू किए राज्यपाल लोग, तो आप बताएंगे कब से, 1726 से, जबकि ये ज्यादातर किताबों में उपलब्ध नहीं है। और ऐसी कंडीशन में आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। क्यों जी, सही बोल रहा कि नहीं? इसके बाद आपका जो अगला अधिनियम आएगा उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। अब यहीं से आपका संविधान का वास्तविक चरण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है विकास का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह आपकी हेडिंग हो गई। अब इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, कल से इसको पढ़ाया जाए, क्योंकि आज का 1 घंटे का समय क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और ये एक दिन में, मतलब अब कम से कम 10 से 15 मिनट इसमें लगेगा, जब आपको इस अधिनियम को हम पूरे विस्तार के साथ क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस क्लास को हम कल से क्या रखेंगे, जारी रखेंगे, ठीक है। जी हाँ, तो और क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था पढ़ने में? क्यों नहीं पढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को अच्छा लग रहा तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि इस समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव है ना, अभी हम 20 उस तारीख के बाद से आपका ये समय बढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। 20 उस तारीख के बाद हम 3 घंटे क्लास कर देंगे, ठीक है। आप एकदम टेंशन ना लीजिए, जो चीज पढ़ाएंगे आपको पूरा पढ़ाएंगे, कोई समस्या आपको कहीं से नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग आज की क्लास को बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत हुआ? संतुष्ट हैं सब लोग? हम लोग की ये क्या थी, पहली क्लास थी, है ना। संविधान की आज ऑनलाइन पहली क्लास थी, जिसको मैंने
आपको समझाने का पूरा प्रयास किया कि संवैधानिक विकास का मतलब क्या होता है, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, संविधान का अर्थ क्या होता है, तमाम चीजें। बताइए सत्यम कुमार, आप पहली क्लास हमारी अटेंड कर रहे हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा, अनअकैडमी आप क्लास कर चुके हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अनअकैडमी से अच्छा लग रहा है कि वैसा ही लग रहा है? आप लोगों का रिव्यू क्या है? वैसे ही लग रहा है? वहाँ वीडियो में आप जुड़े थे, हमसे आप बात कर पा रहे थे, डायरेक्ट मैसेज वैसेज करते थे, अगर देख लिए तो देख लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप नोट्स भी बना पा रहे हैं और आपको हम सामने-सामने देख भी रहे हैं और आप हमारे सामने 2-2 घंटे लगातार बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप हमारे सामने हैं, सामने ना होते तो गायब हो जाते हैं। क्यों जी? जी हाँ, क्योंकि अगर आपके ऊपर प्रेशर ना होता तो आप दाएँ-बाएँ ज़रूर हो जाते 2 घंटे, 3 घंटे में, कि नहीं होते? कोई आ जाता, कोई बुला लेता, तमाम चीज़ें होती। तो आपको जो एक क्लासरूम का माहौल होता है ऑफलाइन क्लास का, हम आपको क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है? तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके जो मित्र लोग हैं, जो दोस्त हैं, आप उन लोगों को ये क्लास का लिंक, आप ये क्लास का लिंक हम आपको दे देंगे। आप इस क्लास के लिंक को लोगों को भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमारा कैसे पढ़ाते हैं और क्या करते हैं, और अगर वो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं। क्योंकि मैंने इतनी कम फीस इसलिए रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ क्या कर सकें? उठा सकें। ठीक है? क्योंकि सारे लोग शहर में आकर के या ऑफ़लाइन में आकर के पढ़ना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। और ये चीज़ अभी आप ऑफ़लाइन पढ़ोगे तो 7,000 रुपए फीस ली जाएगी। कितनी ली जाएगी? 7,000, 8,000 ऐसे फीस है। और यहाँ पे मात्र आपको 2,000 रुपए देने हैं। ठीक है? तो आप लोगों से मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप सभी लोग अपना-अपना एडमिशन प्लीज़ करवा लीजिए, है ना? हमको बार-बार ना कहना पड़े। नहीं तो आप जब हम इसमें शामिल होते हैं, आपको हम रोकेंगे, एक भी क्लास रोकेंगे तो आपका घाटा ही होगा, कुल मिला के। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से क्या हुआ बोलिए? गुड नाइट, गुड नाइट।